अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और आज के प्रोग्राम में शामिल हैं तीन सहाफ़ी और उनकी तीन बड़ी बड़ी खबरें। तीनों मुख्तलिफ खबरें हैं और तीनों खबरें पाक फ़ौज के टॉप जर्नल्स के हवाले से हैं। खबरें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। इनमें तीन मुख्तलिफ जर्नलों के हवाले से तीन एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िला कुर्म में फ़ौज और FC तलब कर ली है। ज़िला कुर्म में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। राय कहते हैं कि ज़िला कुर्म में शदीद किस्म के हंगामे हैं और उसमें बहुत सी कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक सूरत हाल मामूल पर आने तक फ़ौज तैनात रहेगी। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ये मामला बड़ा हसास है और ये कोई ज़मीन का तनाज़ा है। इमरान खान साहब को कल नैब ने फिर तलब कर लिया 190 मिलियन पाउंड केस में और उन्हें मुतलका दस्तावेज़ात साथ लाने की हिदायत की गई है। नैब इससे पहले भी इमरान खान से कई बार तफ्तीश कर चुका है। एक बार फिर उन्हें 13 जुलाई को तलब किया गया है। पीपल पार्टी ने हुकूमत को तहलील करने के लिए एक डेडलाइन और एक डेट दे दी है। पीपल पार्टी के मुताबिक 8 अगस्त को हुकूमत तहलील की जा सकती है, जिसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने अपना ज़ेन बना लिया कि सिंध हुकूमत 8 अगस्त को तहलील की जाएगी। अब फेडरल हुकूमत 8 को तहलील होती है या 12 को तहलील होती है, इसका फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। और फेडरल गवर्नमेंट का दावा ये है कि असम्बली जो है वो मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर ही तहलील होगी, यानी 12 अगस्त जो डेडलाइन है शायद उसी के तहत ये असम्बली तहलील होगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कैंपेन लॉन्च कर दी है और कल वज़ीर आला सिंध ने इस बात का दावा किया कि बिलावल भुट्टो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे और दुबई की मुलाकातों में शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने का कोई वादा नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी अगले मरहले में शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म सपोर्ट करने का इरादा नहीं रखती। तो अभी से इरादे खुल रहे हैं और अभी से बातें खुलकर सामने आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी इत्तेहादी जमातों में खासे तनाज़ात पाए जाते हैं और वज़ीर सनत खैबर पख्तूनख्वा को हटाने की बात हो रही है। ANP ने उन्हें हटाने का मुतालबा किया है और ANP ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि वज़रा का झुकाव या हुकूमत का झुकाव जो है वो GOI फे की तरफ है, यानी मौलाना फजलुर रहमान की जमात की तरफ है। तो ANP समझती है कि उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और GOI फे ज़्यादा हिस्सा बटोर रही है और उन्हें कम हिस्सा मिल रहा है। लेकिन ये मामला वज़ीर को हटाए जाने से किसी हद तक ठंडा पड़ सकता है। अंधा बांटे रेवड़िया अपनों को, तो 628 बासर अफराद ने बैंकों से $3 अरब का बिला सूद कर्ज लिया। ये इमरान खान साहब ने लिया था। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और कल इस स्कैंडल का ड्रॉप सीन हो गया। उसे कहते हैं खेल खत्म पैसा खत्म। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर है एक मारूफ सहाफ़ी मुजम्मल सोहरवर्दी की। उन्होंने जनरल फैज़ के हवाले से खबर दी है कि जनरल फैज़ से बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ हो गया है और उनसे जो पहली तफ्तीश की गई है उसमें उनसे ये सवाल पूछे गए हैं कि वो बहैसियत कोर कमांडर ज़बान पार क्यों जाते रहे, जबकि वो DVISI थे तो उनकी मुलाकातें वाजिब थी, लेकिन कोर कमांडर भावलपुर की हैसियत से उनका ज़बान पार जाना बहुत से सवाल पैदा करता है। उन्हें वो तस्वीर दिखाई गई, वीडियोस दिखाई गई जो ज़बान पार के दौरे के दौरान ली गई होंगी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से। तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने इमरान खान से मुलाकातों से इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे ज़बान पार भेजने वाले उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे और उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज दिखाया। उन्होंने कहा मेरे पास ये एविडेंस मौजूद है। जनरल बाजवा ने जब जब हुक्म दिया मैं ज़बान पर गया और उन्होंने जिस मसले पर इमरान खान से बात करना होती थी वो मुझे मैसेज देते थे और मैं इमरान खान से बात करके उन्हें वापस रिपोर्ट करता था। तो जो पैगामात का तबादला है उनका उनके पास व्हाट्सएप रिकॉर्ड मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि ये सवाल जो है वो बाजवा साहब से पूछे कि उन्होंने मुझे क्यों भेजा और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बहैसियत फ़ौजी अफसर कभी भी अपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की। वो फ़ौज के दायरा कार के अंदर चलने के आदी है और उन्होंने कभी भी रिटायर होने के बाद इमरान खान साहब से ज़ाती हैसियत में कोई एक मुलाकात भी नहीं की, बल्कि जब से वो रिटायर हुए हैं उन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं की और किसी सियासी रहनुमा से उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, किसी से कोई गुफ्तगू भी नहीं की। तो उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये कहकर क्लीन चिट हासिल कर लिया कि वो कभी भी इमरान खान से ज़ाती हैसियत में नहीं मिले,
बहसीत कोर कमांडर कोयटा ये रिटायर होने के बाद, और वो जब भी ज़मान पर गए हैं वो जनरल बाजवा के अहकामात पर गए हैं। और अगर किसी को उनकी मुलाकातों पर एतराज़ है या उसकी तफसीलात जानना चाहते हैं तो फिर जनरल बाजवा से रजू किया जाए। तो जनरल फैज़ पहली इन्वेस्टिगेशन में इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से तो क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा एक और जर्नलिस्ट मुमताज़ भट्टी साहब ने एक और ख़बर ब्रेक की है, और वो ख़बर है जनरल मोंटी के हवाले से। जनरल मोंटी कौन है? जनरल मोंटी वो है जिनके बारे में पिछले दिनों इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए साबर शाकिर के साथ ये इंकशाफ किया था कि जब वो 26 नवंबर को इस्लामाबाद की जानिब गामजन थे, धरना देने के लिए जाने वाले थे और उनके पास 4 लाख अफराद मौजूद थे, वो कुछ भी कर सकते थे। यानी कुछ भी करने से मुराद ये कि वो जनरल आसिम मुनीर की तकरीर को रोक सकते थे। तो उन्होंने कहा कि एक दोस्त के ज़रिए, मुश्तरका दोस्त के ज़रिए ये पैगाम रसानी हुई जनरल आसिम मुनीर के साथ कि जब वो आर्मी चीफ बनेंगे तो वो किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड यानी बैलेंस रखेंगे, वो किसी के खिलाफ नहीं है। तो ये इमरान खान साहब का दावा था कि मुश्तरका दोस्त के ज़रिए उन्हें जनरल आसिम मुनीर ने कोई यकीन दहानी कराई थी। अब वो जर्नैल कौन है? तो इसका इंकशाफ जो है यानी उस शख्सियत का सुराग लगाया मुमताज़ भट्टी साहब ने। मुमताज़ भट्टी भी एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नलिस्ट है और उनकी दिफा के मामले में या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो खबरें होती हैं उनमें खासी गिरफ्त है। तो उनकी खबर को मैं यानी बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ। उन्होंने अपने वीलॉग में ये इंकशाफ किया कि किस तरह जनरल मोंटी जो है वो चूँकि जनरल बाजवा के बड़े करीब थे और उन्होंने ये सारी यानी मुलाकातों का अहतमाम किया। मुमकिन है कि आर्मी चीफ ने कहा हो, और क्या कहता है आर्मी चीफ कि मैं इक़्तिदार में आने के बाद खास अवतार नहीं चढ़ाऊंगा। अगर किसी ने उनसे रब्ता किया तो ये कहेगा ना जनाब मेरा क्या ताल्लुक, मैं तो सबके साथ फेयर रहूँगा, मैं न्यूट्रल हूँगा। हर शख्स जो है किसी ओहदे पर आता है तो वो पहली यकीन दहानी उसकी यही होती है कि वो फेयर काम करेगा। बेशक कुछ हों और आने वाले वक्तों में वो उन्हीं ताल्लुकात की बिना पर और ज़्यादा खुलकर सामने आ जाए, लेकिन वो कहता तो ये ना। लेकिन सवाल ये कि क्या उस आर्मी चीफ से गारंटी लेने वाले जनरल को जिसका नाम मैं बता देता हूँ सामने आ गया है, उसको ये कहा गया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड के अलावा इमरान खान साहब आप फौज को गालियां भी दें। तो इमरान खान साहब को किसी ने ये तो अलाउ नहीं किया था कि फौज को बुरा भला कहें और वो फौज के अफसरान का नाम लेकर अपने ऊपर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाएं, वो वज़ीराबाद हमले का इल्ज़ाम फौज पे धरें, वो और मामलात में जब उनके लोग गिरफ्तार हो रहे थे उनके इल्ज़ामात फौज के ऊपर लगाएं। क्या ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड में शामिल था? तो आर्मी चीफ ने अगर कोई गारंटी दी होगी, और वो गारंटी लेने वाले जो साहब थे वो बताया जाता है कि उनका नाम जनरल मोंटी है। जनरल मोंटी जो है वो जनरल बाजवा का दोस्त था और ये उस ग्रुप में शामिल थे जो कि समझते थे कि इमरान खान आएगा इनकलाब लाएगा, तो पाकिस्तान में तब्दीली आएगी तो इमरान खान की वजह से आएगी, पाकिस्तान में करप्शन खत्म होगी तो इमरान खान की वजह से होगी। तो ये उस हाइब्रिड रजीम के बड़े अहम मेंबर थे और इमरान खान साहब ने इनको बाद में अपना वो जो हाउसिंग का था ना 50 लाख घर बनाने का जो एक वो चिड़िया तोते वाला एक जो ख्वाब था उसका हेड भी लगा दिया था। ये खुद फौज में बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं, एजी भी रहे हैं और भी अहम ओहदों पर रहे हैं। तो ये जनरल बाजवा के बड़े करीब थे और फिर जनरल आसिम के साथ भी इनके ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त थे। ये पिंडी के ही रहने वाले पिंडी वाल हैं, तो ताल्लुकात दोनों तरफ से ठीक थे। और फिर उन्होंने इमरान खान साहब तो इनकी तकरीर रुकवाने जा रहे थे। इमरान खान साहब नहीं मानते इस बात को। इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ था ही नहीं, मैं तो कभी उनको जानता नहीं था और मैंने कभी उनकी मुखालफत नहीं की, जबकि दुनिया ने देखा कि ये एक लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद पहुंच गए थे रुकवाने के लिए, और फिर ये इंटरव्यू में मान रहे हैं कि हाँ मैं गया था लेकिन फिर हमें गारंटी दे दी गई। तो गारंटी किस बात की दी गई थी? क्या गारंटी फिर जो खान साहब ने उसके बाद किया, क्या वो उस श्योरिटी और गारंटी के ऐन मुताबिक था? असल मसला ये कि खान साहब ने तो खुद अपने वादे का पास नहीं रखा और जितनी मायूसी फैलाई और जितनी गालियां दी, तो जनरल मोंटी बेचारा क्या करेगा? तो जनरल मोंटी बुनियादी तौर पर वो किरदार है जिन्होंने इन दोनों की मुठभेड़ कराई या इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप कराई होगी। अब फ़र्क ये है कि जनरल बाजवा जो है वो
इंटेलिजेंस के आदमी नहीं थे, जनरल आसिम मुनीर इंटेलिजेंस के आदमी है, MI को भी हेड किया हुआ है, ISA को भी हेड किया हुआ है। तो ये हर शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन बड़ी यानी रखते हैं। और इमरान खान के बारे में अगर फौज में किसी शख्स को सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है तो वो जनरल आसिम मुनीर है, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में किसी को सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है तो वो जनरल आसिम मुनीर है। तो वो अपनी इंफॉर्मेशन और कन्विक्शन की बुनियाद पर खड़े। अब तीसरी खबर जो है वो है जनरल बाजवा के हवाले से, और साफी है हामिद मीर साहब। अब हामिद मीर साहब जो है उनके बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा अथेंटिक और मुस्तनद सहाफ़ी समझते हैं। उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जिनके वो खुद विटनेस हैं, नाकाबिल तरदीद शवाहिद और सबूतों के साथ वो गुफ्तगू करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़े अपराइट किस्म के जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनके हवाले से बाद लोगों की राय अच्छी भी नहीं है। ये उनके मुखालफिन हो सकते हैं या किसी के साथ उनकी ज़ाती पुरखाश हो सकती है। जनरल बाजवा जो है वो अपने इब्तदाई इंटरव्यूज़ में रिटायर होने के बाद जो उन्होंने जावेद चौधरी को दिए थे उसमें वो कह चुके हैं कि 2 आदमी झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं, उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। उनमें से एक नाम उन्होंने इमरान खान लिया था, दूसरा नाम जो लिया था वो आप खुद समझ जाए। तो आज फिर हामिद मीर साहब ने जनरल बाजवा के हवाले से इंकशाफ किया है कामरान खान के प्रोग्राम में कि उन्हें जनरल बाजवा ने एक मुलाकात में बताया था कि शहबाज शरीफ करप्ट आदमी है और उसने ऑरेंज ट्रेन लाइन में 45% कमीशन खाया। तो ये दावा किया उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से। अब जनरल बाजवा जो है वो रिटायर होने के बाद और इमरान खान की हुकूमत को कहते हैं कलाबाजी देने के बाद अब वो जो है कई यानी सियासी जमातों की नज़र में यानी बैलेंस है। ना वो उन्हें कसूरवार समझते हैं ना वो उन्हें बेकसूर समझते हैं। वो समझते हैं कि जनरल बाजवा ने गलती की इमरान खान को लाने की, लेकिन इमरान खान को निकालने में मदद करके उन्होंने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की, तो उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। अब इस मामले में भी जनरल बाजवा के हवाले से सिर्फ वो नहीं कह रहे हामिद मीर, बल्कि जनरल बाजवा के हवाले से हर वो शख्स कह रहा है जो उनसे मुतासर हुआ, जो उनका करीबी दोस्त था और बाद में उनका मुखालिफ बन गया। मतलब इमरान खान साहब ने भी कल ये कह दिया कि जी वो हाजा आसफ ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ कर दिया है कि जनरल बाजवा जो है वो उनकी हुकूमत गिराने पर तैयार हो गए थे जब इमरान खान की हुकूमत को आए हुए 1 साल हुआ था। तो खान साहब कहते हैं कि मेरे तो खिलाफ फौरन साजिश शुरू हो गई थी, यानी 1 साल बाद ही मेरी हुकूमत गिराने के बारे में वो सोच रहे थे। तो खान साहब इसको इस एंगल से लेते हैं कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको 5 साल काम करना चाहिए था और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जो उनके नाकदीन है वो सोचते हैं कि इमरान खान तो शायद 6 महीने भी ना चल पाते, और उनको 6 महीने बाद एस्टेब्लिशमेंट को आके मीडिया पे कहना पड़ा कि आप इन्हें और मौका दें, मुस्बत खबरें जारी करें। और 1 साल बाद फौज को इस बात का एहसास तो हो गया था कि इमरान खान जो है वो बुनियादी तौर पर हुकूमत चलाने के अहल नहीं है और उन्होंने गलती कर दी है। और ये मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि खान साहब शायद 1 साल बाद ही चलता कर दिए जाते, लेकिन कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से उन्हें 2-3-2.5 साल का जो है ना वो बेनिफिट मिल गया। और फिर उन हालात में फिर हुकूमत को हटाना, कोई सियासी वेंचर करना ये मुनासिब नहीं रहा या मौका नहीं रहा। कीड़ा बाहर निकलता सी, ना कोई जलसा ना जुलूस, लोग कोरोना से के डर के मारे घरों से में घुसे हुए थे। तो ये उस वक्त इमरान खान साहब को कोरोना के आने की वजह से फ़ायदा हुआ, हुकूमत बच गई। अब जनरल बाजवा के हवाले से वो भी ये कहते हैं जी जो किया जनरल बाजवा ने किया जनरल बाजवा का कसूर है, और जनरल बाजवा का ये भी कसूर है कि उन्होंने फिर हाथ खींच लिया, वो बैसाखियाँ खींच ली। अब इमरान खान साहब कह रहे थे कि नैब की तारीफें कर रहे थे। नैब हमारे दौर में नैब ने 450 अरब रुपये रिकवर किया, और इन्होंने क्या किया, और फिर साथ ही उन्होंने नैब तो जनरल बाजवा के नीचे थी और जनरल बाजवा सारा नैब को संभालते थे। अब नैब के जरिए जो है वो हमें ग्रिल करने की कोशिश की जा रही है और हमें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त जनरल बाजवा नैब को डील करते थे, तो जनरल बाजवा नैब को डील करते थे और रिकवरी इमरान खान साहब ने कराई, यानी सुभान अल्लाह, कह रहे सब मिलके कहो सुभान अल्लाह। तो क्रेडिट अच्छे कामों का इमरान खान खुद लेते हैं, लेकिन जो नाकामियां हैं वो जनरल बाजवा के खाते में डाल रहे हैं। तो जनरल बाजवा इस बात से इनकार नहीं करते कि एक यानी जो प्रोजेक्ट नाकाम है तो उसकी सारी नाकामियां तो फिर जाहिर है उन्हीं के खाते में पड़नी है। कहते हैं ना कामयाबी के 100 बाप होते हैं, नाकामी का कोई बाप नहीं होता। तो इमरान खान प्रोजेक्ट की जो नाकामी है उसका सेरा ताज क्राउन जो है वो जनरल बाजवा के सर है। तो कोई कहे या ना कहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबको मालूम है कि जनरल बाजवा का किया धरा है। और फिर आज जनरल फैज भी उन पे सारे मुद्दे डाल रहे हैं।
جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جنرل فیض نے سب کچھ کیا ہے، فیض آباد دھرنے سے لے کے عمران خان کی حکومت کو کھڑا کرنے اور سینٹ کا الیکشن اور پھر اتحادیوں کو دباؤ میں لانا اور حکومت کے ساتھ کام کرانا، یہ سب وہ آئی ایس آئی کے جو چیف تھے وہ اس وقت کے آرمی چیف کے کہنے پہ کیا کرتے تھے۔ تو پھر جنرل فیض جو کہہ رہا ہے، ظاہر ہے ابھی تک اس لیے جنرل فیض پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا کہ اس نے جو کچھ کیا اس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اور وہ ریکارڈ اسے یہ علم تھا کہ وقت آنے پر جو ہے وہ اسے دکھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ تو واٹس ایپ میسج یا واٹس ایپ اس نے اسی لیے تفتیش کے دوران دکھایا کہ جناب یہ میرا ریکارڈ ہے۔ اب وہ شہزاد اکبر، وہ بھی نیب کا موسٹ وانٹڈ مجرم ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے جی جنرل باجوہ نے جو کرایا جنرل باجوہ نے کرایا۔ تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ من حیث الپارٹی ان کا ایک ہی مجرم ہے، وہ ہے جنرل باجوہ۔ اور وہ کہتے ہیں نا روندی یاراں نوں لے لے نہ پراوا دے، کبھی امریکہ کا نام لیتے ہیں، کبھی شہباز شریف کو برا بھلا کہتے ہیں، امپورٹڈ حکومت، تو اصل میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کرایا جنرل باجوہ نے کرایا۔ تو جنرل باجوہ اس بات پر کوئی یعنی پشیمان نہیں ہے، ناراض نہیں ہے، انہیں سمجھ ہے کہ انہوں نے غلطی کی تھی تو غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، تو وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اس لیے وہ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آپ کو اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آتے۔ بیچ میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ حقائق بیان کیے جائیں، وہ 6-7 انٹرویو ان کے آئے، پھر ان کو سمجھا دیا گیا کہ جتنا آپ بولیں گے اتنا ہی گند بولیں گے، تو ان کی زبان پہ اب لگے ہیں تالے۔ لیکن جو لوگ جنرل باجوہ کے ڈسے ہوئے ہیں وہ تو کہیں گے نا کہ جنرل باجوہ کو کھچو پھڑو لے کے ان کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا جائے۔ تو یہ 3 بڑی خبریں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں 3 صحافیوں کی ہیں، ان کی گور گردن پہ ہے دروغ بر گردن راوی۔ اس کے علاوہ قوم کو بڑی امید تھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے کہ وہ پاکستان کے 3 ارب ڈالر جو کہ بڑے بڑے بزنس مینوں کو، اشرافیہ کو بلا سود دے دیے گئے، اور پھر یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ پیسے کہاں گئے، اور پیسوں کی واپسی کے حوالے سے بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ یہ 3 ارب ڈالر کی جو گیم تھی اس کا تحقیقات پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کر رہی تھی۔ آج وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا بھرا نے۔ اسٹیٹ بینک نے 628 افراد کے نام دینے کی بجائے ان بینکوں کے نام بھی نہیں دیے جنہوں نے ان کمپنیوں کو لون دیے، یعنی 3 ارب ڈالر جو ہے وہ ریوڑیوں کی طرح اشرافیہ میں بانٹا گیا۔ تو یہ پاکستان کے چند صنعت کار جن کی تعداد 600-650 ہے، ان کو 3 ارب ڈالر جو ہے وہ سمجھے مفت میں دے دیا گیا بلا سود، اور انہوں نے اس 3 ارب ڈالر سے آگے سود کی مد میں جو پاکستان میں سود کی شرح 12.5% سے لے کے 20% تک گئی ہوئی ہے، اس دوران یہی پیسے وہ بینک میں جمع کرا کے اربوں روپے کماتے رہے ہوں گے۔ تو اس کا جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا اس کی تحقیقات ہو رہی تھی، تو امید یہ تھی کہ شاید اس میں سے کوئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بڑا کام کر دے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ان تیلوں میں بھی کوئی تیل نہیں ہے۔ کوشش کی نور عالم خان نے کہ یہ معاملہ نیب کو بھیجے، ایف آئی اے کو بھیجے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ اکیلا بیچارہ کیا کرے گا۔ پوری جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ممبران بیٹھے سب نے مخالفت کر دی، انہوں نے کہا کہ آپ ان کے نام بھیجیں گے، آپ ان کی تحقیقات کریں گے تو سرمایہ کار صنعت کار بھاگ جائے گا۔ یعنی وہ 3 ارب ڈالر ریکور نہ کرے اور اپنی زبان بند رکھیں، نہ اسٹیٹ بینک بتائے گا نہ کوئی اور بتائے گا کہ پاکستان کے قومی خزانے پہ ڈاکہ کس نے مارا۔ پھر کہتے ہیں جی کرپشن جو ہے وہ اس کا ہم خاتمہ کریں گے اور پاکستان کو کرپشن فری ملک بنائیں گے، تو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ موقف یہ تھا جی کہ صنعتی شعبے پر منفی اثر پڑے گا اگر ان کو ہم پکڑ لیں گے، تو پھر اس طرح تو پاکستان کے کسی امیر آدمی کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ عمران خان کو آپ اس لیے گرفتار نہیں کر سکتے کہ پبلک سڑکوں پہ نکل آتی ہے، وہ آپ کے کور کمانڈر ہاؤس پہ چڑھ جاتی ہے، وہ جی ایچ کیو پہ حملے کرتی ہے، تو آپ اسے گرفتار نہیں کریں گے۔ تو وہ جو مرضی کرتے پھریں، وہ پاکستان کی فوج کو گالیاں دے، وہ پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہیں، وہ پاکستان کی معیشت کو رون دے، ان کو آپ نے نہیں پکڑنا۔ آپ نے پاکستان کے اس وزیر خزانہ کو نہیں پکڑنا جو آئی ایم ایف سے قرضہ ملنے کے خلاف سازشیں کرتا ہے، آپ نے اس کو نہیں پکڑنا۔ آپ نے اس کو نہیں پکڑنا جو پاکستان میں بیٹھ کے امریکی کانگریس مینوں کو خط لکھ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں۔ آپ نے کسی کو بھی نہیں پکڑنا، آپ نے کسی امیر آدمی کو نہیں پکڑنا۔ تو پاکستان میں شرافیہ ہمیشہ جیتتی رہی ہے اور اب بھی شرافیہ جیت گئی ہے، تو یہ بات طے ہو گئی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر میں یہ بات مان چکا ہوں کہ پاکستان میں آپ اشرافیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور سچ وہ ہے جہاں پہ اشرافیہ ہے، یعنی جس طرف اشرافیہ ہے وہی سچ ہے، باقی سارے جھوٹ ہیں۔ جس طرف اشرافیہ ہے وہ سچے بھی ہیں، وہ ایماندار بھی ہے، وہ محب وطن بھی ہے، وہ صنعت کار بھی ہیں، وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کردار بھی ادا کرتے ہیں، اور دوسری طرف جہاں اشرافیہ نہیں ہے
وہ بیچارہ یعنی مظلوم بھی ہے، مزدور بھی ہے، وہ ٹیکس بھی دے رہا ہے، وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، اس کو تعلیم کی سہولتیں بھی نہیں ہے، اس کو ووٹ کا حق بھی نہیں ہے، اس کے فیصلے بھی کہیں اور ہو جاتے ہیں، تو اشرافیہ جیت گئی۔ اشرافیہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں جا سکتی، یہ بات لکھ لیں۔ یہ بس اتنی دیر تک ایک دوسرے کے خلاف ہے جب تک ان میں کسی معاملے پر اتفاق نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے، پتہ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے، لیکن اب دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بار پھر مہنگائی کی لہر آئی ہوئی ہے، چینی 140 پہ پہنچ گئی ہے، کسی کے کانوں میں جوں نہیں رینگ رہی۔ یہی چینی عمران خان کے دور میں 140 پہ ہوئی تھی تو ہم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا۔ یہ چینی جس کی اب سرکاری ریٹ 90-95 روپے ہے، وہ دنوں میں قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو کس لیے بڑھ گئی ہے کہ جہانگیر ترین نے اپنی جماعت بنا لی ہے۔ جہانگیر ترین کی جماعت کو فنڈ چاہیے، استحکام پاکستان پارٹی کو فنڈنگ چاہیے ہوگی نا۔ اب ایک جماعت بنائی ہے، اس نے الیکشن لڑنا تو پیسہ چاہیے، تو جتنے چینی والے ہیں، کارٹر والے ہیں، وہ سارے جہانگیر ترین صاحب کی جماعت میں ہیں، تو چینی مہنگی ہو گئی، آٹا بھی مہنگا ہو گیا۔ تو چینی اور آٹا کی ملیں چلانے والے لوگ، انہوں نے الیکشن کے اندر فائنینسنگ کرنی ہے، تو پیسہ کتوں آئے گا؟ تو یہ پیسہ عوام کی جیبوں سے نکالتے ہیں۔ تو یہ 3 ارب ڈالر جو کہ پاکستان کے اشرافیہ کھا گئی ہے، یہ پاکستانیوں کی جیبوں سے نکالا جائے گا، بجلی اور گیس کے بلوں میں ڈال کے نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ توشہانہ کیس ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے توشہانہ کیس چیلنج کیا ہوا ہے، تو ٹرائل کورٹ میں ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جو کہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ جو فیصلہ دے گی اس کے مطابق یہ کارروائی آگے بڑھے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک اپنا گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔